बात मौलवी साहब ने उठाई जो तो बुनकरों वाला मसला उठाया, और इसी मसले पर खास तरीके से मैं बात रखने के लिए सब जगह जा भी रहा हूँ और सियासी बात न करके यही बात लोगों को रख भी रहा हूँ सामने। देखिए, एक बात तो कई सालों की लड़ाई के बाद सरकार ने हमारी मान ली कि जो पुराना बकाया है वो 31 मार्च 2023 तक का पुराने रेट से जमा होगा। पुराने रेट में हम लोगों को थोड़ा इश्काल है, मैं वो खत्म करना चाहता हूँ। कुछ लोग कह रहे हैं 72 रुपया लूम है, लेकिन आपको याद होगा 3-4 साल पहले से उन्होंने उसको डबल कर दिया था और ये कह किया था भाई घर की लाइन भी उसी पे चल रही है तो 72 रुपये बढ़ा दीजिए ताकि हम लोग भी जवाबदेह हो जाए। मैंने भी कहा ठीक है चलिए कोई बात नहीं, तो 144 रुपया फी रूम वो जमा करा दें। तो इस झगड़े में मत पड़िए 72 और 144 के, आप तो वो जमा करते आ रहे हैं कई सालों से, तो आप उसको जमा करिए। ब्याज उस पर लगा रहे हैं, तो ब्याज के लिए कोई नया ऑर्डर नहीं हो सका। 2020 तक का जो जमा करने का ऑर्डर हुआ था तो उसके साथ एक ऑर्डर हुआ था कि ब्याज न लिया जाए, तो उस ऑर्डर की काफी मैं इनको पहुंचा दूंगा, मगर सर नया कोई ऑर्डर नहीं हुआ। कोशिश हम लोगों की जारी है, लेकिन ब्याज भी 500-700-800 रुपया अगर हो रहा है तो वो भी जमा करें, छुट्टी करें, किसी लफड़े मत पड़िए। क्योंकि मेरा चाहना ये है कि सबसे पहले जो पुराना बिलों में आपके बकाया आ रहा है वो बेबाक हो, और जब तक आप पुराना 31 मार्च 2023 तक का आप पासबुक के हिसाब से जमा नहीं करेंगे तब तक वो मामला खत्म नहीं होगा। तो इसलिए आप सब लोगों से मेरी गुजारिश है कि उस पैसे को आप जितना जल्द से जल्द हो सके जमा करिए। अभी तक 22-23% ज्यादा लोगों ने जमा नहीं किया है, तो आपको वहाँ जिन लोगों ने जमा नहीं किया है वो जल्द से जल्द जाके वो अपना पैसा जमा करें। कैंप भी समय लगवा देता, लेकिन दिक्कत ये कि अब सब ऑनलाइन पैसा जमा होता है, तो अब जहाँ कंप्यूटर होगा वही पैसा आपका जमा हो सकता है, ऐसे नहीं कहीं जमा हो सकता। तो कंप्यूटर की रसीद लीजिए और अपना पासबुक पे हिसाब जुड़वाइए। जिसके पास पन्ना ना हो हमारे वहाँ जाकर पन्ना ले जाए, पेज उसका ले जाए, पेज ले जाकर अपना वो जमा कराए, वो हिसाब चुकता कराए। अब फिर मामला ये आता है कि 1 अप्रैल 2023 से क्या निजाम होगा। तो जो सरकार ने ऑर्डर किया है वो ऑर्डर ये किया है कि जहाँ 60 इंच से कम रीड स्पेस वाले पन्ने वाले लूम है वहाँ 400 रुपया, तो हमारे वहाँ 56 इंच के सारे लूम है, हमारे वहाँ 60 इंच का कोई लूम ही नहीं है, 60 इंच के ऊपर का है। और यही सब जोड़ घटाकर मैंने पहले जब 2006 में आदेश बना था तो मैंने मऊ को ही महवर माना था और मऊ के हिसाब से ये बात रखी थी कि 60 इंच से कम की शर्त रख दी थी ताकि हमारे सारे लोगों का अहाता हो जाए। और इस बार भी वही बात है कि 60 इंच से कम जिनका लूम है उनको 400 रुपया फी लूम देना है। लेकिन अभी विभाग के लोग उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं, किलोवाट और फलाना ठिकाना, वो चूंकि समझ नहीं पा रहे हैं। मेरी परसों बहुत सख्त बात हुई FCN से, तो मैंने कहा या कि आप इतने बड़े अफसर होकर सरकार का जो आदेश है उसको आप समझ नहीं पा रहे हैं, या अपने जो अधीनस्थ हैं आपके जो ज़ेरे निगरानी काम करते हैं अधिकारी उनको आप समझा नहीं पा रहे हैं। तो आप एक मीटिंग रखिए और उसमें सारे अधिकारियों को, जेई को और लाइनमैन को और जो पैसा जमा करते हैं उनको सबको बुलाइए और SDO को बुलाइए, उसको मैं समझाऊंगा कैसे क्या करना है। तो कल हम लोगों की मीटिंग होनी थी, लेकिन कल अचानक मुझे लखनऊ से नगर विकास मंत्री का बुलावा आ गया, तो मैं उनसे मिलने चला गया, तो मीटिंग नहीं हो पाई। और फिर आज संडे पड़ गया, अब कल 1-2 दिन के अंदर अंदर उन लोगों से हम लोग उनसे मुलाकात करके मीटिंग कर लेंगे और तब 400 रुपये का मामला भी हल हो जाएगा। तो इसमें आप लोगों को भी नया पैसा मत जमा करिए जब तक के सारा मामला क्लियर ना हो जाए। आप उनसे बताइए कि चेयरमैन साहब मना किए हैं अभी नया जमा करने के लिए, 1 ही महीने का है, पुराना आप जमा करिए और नए को भी छोड़े रखिए। लेकिन उसमें आप ये समझ लीजिए कि 400 रुपया फी लूम जमा करना है। उसमें वो ये बात भी कर सकते हैं, उसमें जहाँ लूम रहेगा लूम की लाइट और पंखा उसी के अंदर है, 400 रुपए के अंदर वो लूम और लाइट का पंखा भी उसी के अंदर है, उसमें GST लगनी है अलग से। तो मेरे ख्याल में 420-25 रुपए के आसपास आपको जमा करना पड़ेगा। तो ये चूंकि सरकार किसी भी कीमत पर तैयार नहीं थी, तो मुझको ये लगा कि तो सारा अगर बिलिंग के सिस्टम से कर देंगे तो आम बुनकर छोटा बुनकर तो दे ही नहीं पाएगा। वो 700 रुपया हार्स पावर सब्सिडी दे रहे थे, तो अगर ऐसे आप लूम चलाएंगे तो कम से कम 3000 रुपए के आसपास एक लूम की बिल आएगी। अगर उसमें 350 रुपए की आपको छूट मिल जाती तो कोई मसले का हल तो था नहीं। तब हम लोगों ने ये कहा कि साहब कम से कम 5 किलोवाट तक के जो बुनकर हैं उनको आप फ्लैट रेट दे दीजिए, ताकि बिल का रोज उल्टा सीधा आना और रोज उस पर जाके लाइन लगाना, उनको पैसे देना, इन सब झंझटों से मुक्ति मिले। तो सरकार ने 5 किलोवाट तक की बात को मान लिया, बल्कि मेरे इस तजवीज की वजह से दूसरे जो मेरठ, बनारस और इधर टाटा वगैरह के जो बुनकर हैं वो काफी नाराज भी हुए। वो नाराज इसलिए हुए कि एक आदमी के पास 100, 200, 500 लूम है। तो ये स्कीम जो आई थी वो गरीब बुनकरों के लिए आई थी, ताकि जो बड़े बुनकर हैं उनसे मुकाबले में टिक सकें। अच्छा, 5 किलोवाट से ऊपर के जो है, यानी जिनका दरी मशीन या और दूसरी मशीनें चलती हैं, तो उनको 700 रुपया फी हार्स पावर सब्सिडी मिलेगी। यानी अगर आपका 10 किलोवाट का कनेक्शन है
तो 7,000 रुपया आपको बिल में आपकी छूट मिलेगी। जितनी भी बिल आपकी बनेगी उस बिल में 7,000 रुपया छूट मिलेगी। 700 रुपया पर आवर आपको छूट मिलेगी। तो ऐसा नहीं कि उनको कोई छूट नहीं मिलेगी, उनको भी छूट के जुमरे में रखा है सरकार ने। 700 रुपया फ्री हाउस पावर उनको छूट मिलेगी। सबसे जो जरूरी बात मैं समझाना चाहता हूँ कि बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके पास कैलेंडर था या बहुत ज्यादा दरी मशीन थी, 40-40, 50-50 किलोवाट का लोड था, तो उन लोगों से 2 साल से पैसा ये पूरा बिल का जमा करवा रहे हैं, फ्लैट रेट का जमा ही नहीं करा रहे। तो अब जो ऑर्डर हुआ है 2006 31 मार्च तक, 2023 31 मार्च तक उनको भी पुराने रेट में जमा करना है। तो वो भी अपना हिसाब जाकर पुराने हिसाब से जमा करा ले, तो उनका तो बहुत ज्यादा पैसा जमा निकल जाएगा। तो जो पैसा जमा निकलेगा उनको चाहिए कि वो अपने बिजली के बिल में एडवांस में वो जमा करते, ताकि वो पैसा उनका वसूल होता रहेगा। वो बहुत बड़ी रकम होगी, लाखों लाख में होगी एक एक आदमी की। तो ये बातें बताना जरूरी था। हमारा काम है कोशिश करना। और आप गौर करेंगे कि पिछले 6 साल से ये हुकूमत है, और 6 साल की हुकूमत में अगर कोई फैसला इनका बदला है तो यही बुनकरों वाला फैसला इन्होंने अपना वापस लिया और दूसरा फैसला सुनाया है। और 6 साल में इन्होंने कोई फैसला वापस नहीं किया। तो इसमें बड़ी जद्दोजहद हुई। कम से कम 100 बार हम लोग लखनऊ गए होंगे और आपस में बड़ी खींचातानी, बड़ी लड़ाई झगड़े भी हुए, बड़े आरोप प्रत्यारोप लगे। यहाँ भी बहुत से लोग हैं जो आपको उल्टी सीधी बातें समझाएंगे। चुनाव में भी मैंने सुना कि लोग बस इसी तरह की बातें उल्टी पलटी समझाने की कोशिश कर रहे थे। भाई आप कुछ करिए, आप कुछ करोगे नहीं, जो कर रहा है उसे करने नहीं दोगे। तो नुक्ताचीनी तो बड़ी खराब चीज है, नुक्ताचीनी से बचना चाहिए। और जो लोग भी समाज के लिए 2 कदम चल रहे हैं उनकी मदद करनी चाहिए। और उनकी मदद 2 किस्म की, एक उनके साथ चल के मदद कीजिए, दूसरी मदद ये है कि उनमें नुक्ताचीनी या ऐब मत निकालिए, उनका पैर मत कीजिए। ये भी एक तरह की मदद है। जैसे हर मोहल्ले में आप देखते होंगे कि किसी का ट्रांसफार्मर बिगड़ गया या लाइट में कोई तार टूट गया, तो 2 बजे रात को भी कुछ नौजवान निकल पड़ते हैं और उसी रात को ठीक कराते हैं। तो क्या किसी के तनख्वाहदार वो है नहीं? उनके अंदर एक जज्बा है काम करने का। और गाली भी देना है सबसे पहले उसी को लेकर देखो मुंतजर साला खा को 500 में यही होता है। ये गलत बात है, बहुत गलत बात है। जो भी आपके लिए 2 कदम चल रहा है, आपकी समझ, उसकी समझदारी का फर्क हो सकता है, लेकिन उसके इरादे का फर्क नहीं हो सकता है। तो 2 बजे रात तक जो आपके लिए जग रहा है, मेहनत कर रहा है, तो कम से कम अगर उसकी कोई गलती भी हो रही है तो उस पर गौर करिए ना कि उसने जानबूझ के गलती की या इत्तेफाक है, गलती की भी या नहीं की। तो जो लोग भी समाज के लिए 2 कदम चलते हैं किसी भी मामले में, तो उनकी इज्जत करने का हुनर तो भाई सबको सीखना चाहिए, क्योंकि एक बड़ा काम है। तो मुझे और बातें नहीं करनी है, क्योंकि चुनाव में, हर चुनाव में यहाँ एक जलसा हो जाया करता था। इस बार चुनाव में इन लोगों ने कोई परमिशन हमको नहीं दिया। मैंने रोड शो का परमिशन मांगा, वो खारिज कर दिया। ऐलान वाला ऑटो रिक्शा चल रहा था तो उसको सीज कर दिया। अच्छा क्या कब सीज किया मुझे भाई? क्योंकि इसकी पहिया टेढ़ी घूमती है। ये कब सीज किया मुझे? पहले डब्बा खाली, इससे एक्सीडेंट हो सकता है। गाड़ी, सिर्फ एक गाड़ी का मुझको परमिशन दिया तो वो गाड़ी भी सीज कर दी। पहले तो कहा कि इसमें हुटर बज रहा है, ये कह के गिरफ्तार किया, गाड़ी को ले आके सीज कर दिया थाने में। तो मैंने आदमी भेजा कोतवाल को, कहा, कोतवाल ने कहा कि इसमें हुटर बज रहा है, हमको डीएम साहब ने बताया है। तो मैंने कहा उसमें हुटर चेक करिए, है भी अपने आप बज रहा है, उसमें तो हुटर है ही नहीं, तो बजेगा कहाँ से? तो हुटर नहीं बना, बिल्कुल नहीं है। तो झंडे की साइज थोड़ा बड़ी है, 3 इंच जो है झंडा आपका बड़ा है, जितना बड़ा होना चाहिए। सीज कर दिया। 3 दिन ईटा तो कहने लगे गाड़ी तो आपकी छूट गई, ले जाइए। मैंने रखे नहीं, आपको गाड़ी की जरूरत है, स्कूटर से चल रहे हैं। मैंने अपना पूरा चुनाव स्कूटर से लड़ा। एक पत्रकार, 3-4 पत्रकार थे गाजीपुर किराए, तो उन्होंने जब एक घटना हुई तो मुझसे कहा, तो मैंने कहा भाई मैं तो स्कूटर से चल रहा हूँ, अगर चाहे तो इसको भी पुलिस वाले सीज कर दें। 5000 कंधे तैयार है, जो मुझे कंधे पे बिठा कर ले चलेंगे। एक तरफ तो मेरी पार्टी ने ही मुझे इम्तिहान में खड़ा कर दिया, जिसके लिए मैंने जिंदगी के 37 साल दी थी। यानी जिंदगी का बेशतर जो हिस्सा है मेरे, वो मैंने समाजवादी पार्टी को दिया। और जब इम्तिहान का वक्त आया तो पार्टी ने मुझे उस इम्तिहान में फेल कर दिया। वो तफसील आप सब जानते हैं। बिल्कुल 24 तारीख को पर्चा भरने की आखिरी तारीख थी और 23 की शाम तक मैं इंतजार करता रहा कि शायद अब बुलावा आ जाए। कभी साफ इनकार नहीं किया गया। सबसे ज्यादा अफसोस की बात यह रही, अगर मुझसे मेरे कान में एक मरतबा कह देते राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तो कुछ मजबूरी है, आपको टिकट नहीं दे सकते थे, तो शायद मैं खामोश हो जाता। लेकिन मेरे साथ तो मजाक किया गया। ये टिकट अगर कहीं पालकी को भी देते तो मुझे हैरत ना होती, और तब भी शायद मैं ना पार्टी बदलता और ना कहीं और जाता। लेकिन ये मेरा टिकट काटकर ऐसे आदमी को टिकट दिया गया जो सियासत में अभी पिछले मकतब में 2 महीना पहले सियासत में आया।
जिसका कोई सियासी वजूद नहीं है। तो कहीं ना कहीं से ये बात जो ज़हन को खटकती है कि ये किसके इशारे पर समाजवादी पार्टी ने इतना कमजोर उम्मीदवार दिया। तो इसमें कहीं ना कहीं एक खेल है और बड़ा खेल हुआ, और जो मौजूदा इक़्तिदार की जो पार्टी है उस पार्टी और सरकार के इशारे पर मुझे हराने के लिए एक कमजोर कैंडिडेट दिया गया और बीजेपी को उम्मीदवार को जिताने के लिए सीधा ये मामला है। मुझे लगा कि ये तो मेरी, अगर मैं वहां खामोश बैठता तो मेरा सियासी वजूद खत्म हो जाता। मेरे सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज था कि मुझे अपनी शख्सियत को भी पेश करना है, और लोगों ने जो मेरे ऊपर एतमाद कर रखा है या जो मेरी माजी की खिदमात है उन खिदमात को मद्देनजर रखते हुए मुझे अपने आप को साबित भी करना है। ये भी मेरे सामने एक चैलेंज था। और जब तमाम तरफ अंधेरा था, कहीं भी उम्मीद की एक किरण नहीं बाकी थी, तब मेरे सामने बहुजन समाज पार्टी एक उम्मीद की किरण बनकर आई और मुझे टिकट दिया। तो मैं उनका भी शुक्रगुजार हूँ और आप सबका शुक्रगुजार हूँ कि बड़ी बड़ी आंधियां आई और सरकार ने कोई साजिश नहीं छोड़ी। आप जरा कुछ दिन पहले चलिए कि सबसे पहले तो इन्होंने सीमा विस्तार किया, क्योंकि उन्हें पता था कि मुकाबला तो अरशद जमाली से होना है। तो उन्होंने इलाका बहुत बड़ा बढ़ा दिया। पहले लगभग ये 40 स्क्वायर किलोमीटर में पूरा क्षेत्रफल था और 80 स्क्वायर किलोमीटर मजीद बढ़ा दिया गया। यानी जो इलाका था हमारा क्षेत्रफल, जो रकबा था, रकबे को 3 गुना कर दिया गया कि 100 नौजवान, उसमें कम से कम 10 तो हमारी बहनें थी जिनको पुलिस ने गिरफ्तार किया, लाठी डंडे भाजे, तमाम स्क्रीनिंग की गई, आधार के बिना और किसी वोटर आईडी के बिना किसी को वोट नहीं देने दिया गया। फिर आधार को भी चेक करने का एक जरिया बनाया गया कि आधार की भी स्कैनिंग होगी। सब कुछ इसी इलाके के लिए महदूद कर दिया गया था और उसमें हमारी पोलिंग जो 70% होनी चाहिए थी वो 50% रुक गई। यानी हमारे इलाके की पोलिंग में 20% की 20,000 वोटों की गिरावट आई। तो ये साजिशें तो पूरी हुई, लेकिन देखिए इंसान चाहे वो कितनी बड़ी ताकत में हो, कितना बड़े पद पे हो, चाहे कितना बड़ी हुकूमत पे हो, सब किसी की कोई औकात नहीं है। ऊपर वाला की मर्जी जो होती है वही होता है, उसकी मर्जी के सिवा किसी की औकात नहीं। जाओ कितनी मजबूत और कितनी बड़ी ताकत हो, कितनी बड़ी सरकार हो, तो किसी का कोई बाल बिका कर लेगा। कुदरत ने अपना फैसला लिख रखा था, साजिशें होती रही, मगर वो साजिशों का नतीजा क्या निकला कि एक तरफ तो जहां हमारे वोटर्स थे वहां तमाम उसमें डिस्टर्बेंस पैदा करने की कोशिश की गई, मगर जिन वोटरों की तरफ से उनको पूरा इत्मीनान था कि ये हमारे हैं, उसी में सेंध लग रही थी, उनको अंदाजा नहीं हुआ। और जहां से उनको घमंड था उसी इलाके से हार गए। जो इलाका बढ़ाया गया था उस इलाके में 14,200 कुछ वोट मुझको मिला है और 11,000 कुछ वोट बीजेपी को मिला है, जिसमें मुसलमानों का एक भी वोट नहीं है। और अल्लाह ने जिससे चाहे काम ले ले, आप समझ लीजिए, जिससे चाहे वो काम ले ले। आप कभी सोच सकते थे कि शहादतपुरा के इलाके से पूरे वार्ड में जीत होगी मेरी? बीठी हम जीते हैं, परदहा हम लोग जीते हैं। तो जो इनका किला था वो किला कैसे टूटा, इसको तो वो भी नहीं समझ पा रहे हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि कुदरत की लाठी में आवाज नहीं होती है, जाको रखे साइयां मार सके ना कोई। जिसको उसकी हिफाजत हासिल रहेगी उसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, और इस चुनाव में वही हुआ। तो ये तो सारा किस्सा हुआ और पूरे मऊ में तो एक इतिहास बनाई कि आज तक इतना। और आप सब लोगों का शुक्रिया अदा करना है, खास तरीके से मैं अल्लाह मियां का जितना भी शुक्र अदा करूं सब कम है कि उन्होंने इतनी बेपाया इज्जत दी। शायद मुझे लगता है साहब कि जो हम लोगों ने कोरोना काल में जो काम किया था बड़ी खामोशी से, बगैर किसी फोटो और बिना किसी इसके, पूरा 1 साल जो हम लोगों ने काम किया था, शायद उसमें कुछ लोगों की दुआ लगी होगी, लोगों की बहुत खिदमत किया था, उसी का शायद ये नतीजा है। तो आप सब लोग बहुत देर तक इंतजार किए, इसके लिए मैं आप सब लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। और जो हमारी सभासद आरिफ अंसारी साहब, शानदार, अरे भाई 1 मिनट, चेयरमैन साहब माला पहना कर स्वागत करें। जमाल फरहान साहब भी आए और उनका माला पहना कर स्वागत करें। भाई वो भी मैं चाहूंगा कि आए और चेयरमैन साहब का माला पहना कर स्वागत करें। जमील अहमद अंटा साहब, मैं उनसे भी गुजारिश करूंगा कि वो भी आए। और अजमल
अरे अजमल साहब ये हमारे नौजवान साथी हैं जो बहुत मेहनत किए हैं हमारे मोहम्मद आरिफ साहब को जिताने के लिए। मैं उनसे भी गुजारिश करूंगा कि वो भी आए, माला पहना कर स्वागत करें। मैं चाहूंगा कि अब इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हमारे बीच में हमारे मोहल्ले के नौजवान साथी बहुत नेता, मैं उनसे भी गुजारिश करूंगा कि वो भी आए और माला पहना कर स्वागत करें। अनीस अहमद बाबू, अनीस मसाला से मैं भी गुजारिश करूंगा कि वो भी आए, माला पहना कर स्वागत करें। अबरार अहमद टेलर साहब वो भी आए और चेयरमैन साहब का माला पहना कर स्वागत करें। आप लोग तालियों से स्वागत करें। हाफिज अरशद साहब भी आए और वो भी माला पहनाकर और अरशद जमाल साहब का स्वागत करें। गुड्डू फिरोज अहमद साहब वो भी आए और चेयरमैन साहब का माला पहनाकर स्वागत करें। और नौजवान साथी आबिद खान साहब भी आए। शादाब मलिक साहब कहाँ है, वो भी आए, चेयरमैन साहब का स्वागत करें। शादाब आलम साहब, से जगने वाले आसमान नहीं, हम 100 बार कर चुका है तो इम्तिहान हमारा, 100 बार कर चुका है तो इम्तिहान हमारा। और की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहाँ चीज है क्या है कलम तेरे, ये जहाँ चीज है क्या वह है कलम तेरे हैं। आइए अपना पिता का विचार करता हूँ। अपने मुल्क से जिंदगी पाया नहीं करते, हकीकत में मुल्क से जिंदगी पाया नहीं करते। जो यादें मुस्तफा से दिल को बहलाया नहीं करते, जो यादें मुस्तफा से दिल को बहलाया नहीं करते। उस ज़बा पर शिकवे हमसे घबराया नहीं करते। और ये है दरबार आका का, यहाँ मिलता है बिन मांगे। जो चलो नमस्ते, ये है दरबार आका का, यहाँ मिलता है बिन मांगे। ये है दरबार आका का, यहाँ मिलता है बिन मांगे। अरे नाता यहाँ दामन को फैलाया नहीं करते, अरे नाता यहाँ दामन को फैलाया नहीं करते। ज़बा पर शिकवे रंजो अल्लाह नहीं करते। अरे ना समझ कुर्बान हो जाओ उनके राज़े पर, अरे ना समझ कुर्बान हो जाओ उनके राज़े पर। वो लम्हे जिंदगी में, वो लम्हे जिंदगी में बार बार आया नहीं करते, वो लम्हे जिंदगी में बार बार आया नहीं करते। नबी के नाम लेना हमसे घबराया नहीं करते। तेरी आवाज गुंबदों में रहे, तेरी पहचान संसदों में रहे। खुदा से दुआ मेरी आरज़ू, खुदा से दुआ मेरी आरज़ू। नुमाया सभासदों में रहे, नुमाया सभासदों में रहे। तारीख वतन हिंद की पहचान रहेंगे, पहचान रहेंगे। हर आन पे हर आन पे हर आन रहेंगे, हर आन रहेंगे, हर आन रहेंगे। अरे सदी मेरे शहर के सुल्तान रहेंगे, अरे सदी मेरे शहर के सुल्तान
प्रोग्राम था, क्या था ये? देखिए आप ये तमाम इस्तकबालिया प्रोग्राम है, क्योंकि मेंबर यहाँ आरिफ साहब जीते हैं और मेरे जीत की खुशी में मोहल्ले के लोगों ने एक इस्तकबालिया प्रोग्राम रखा था। उसी इस्तकबालिया प्रोग्राम में हम लोग आए थे। क्योंकि चुनाव के ज़माने में तो हम लोग को परमिशन नहीं दी गई जलसा उलसा करने की, सिर्फ एक जलसा हमारा चुनाव के ज़माने में हो पाया। तो हम लोग मोहल्लों में जाकर लोगों का शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि आपने बड़ा वोट देकर हम लोग कामयाब बनाया। तो उसी सिलसिले में आज ये छोटी सी एक तरह से मीटिंग की, लोग इकट्ठा हुए, मोहल्ले के लोग, अपनी बात हमने रखी और उनकी जो समस्याएं, जो मसाइल हैं उसके बारे में हमने बताया कि जो भी दिक्कत होगी उन दिक्कतों को सब पूरा किया जाएगा। शपथ ग्रहण का डेट आ गया क्या? शपथ ग्रहण परसों होना है, यानी 26 तारीख को शाम को 3 बजे शपथ ग्रहण होना है। थैंक यू।